देखिए अगला स्टैंडर्ड है MOM 7। अब इसमें किस बारे में बात होगी? देखिए NABH के जो स्टैंडर्ड हैं उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है, सिक्वेंसिंग बड़ी अच्छी की हुई है। जैसे स्टार्टिंग में हमने बात करी फॉर्मूलरी की, फॉर्मूलरी के बाद क्या रिक्वायरमेंट आई कि उन ड्रग्स को स्टोरेज कैसे करना है। स्टोरेज के बाद रिक्वायरमेंट आई कि प्रिस्क्रिप्शन की क्या रिक्वायरमेंट होगी, मेडिकेशन ऑर्डर की क्या रिक्वायरमेंट होगी। अब प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन ऑर्डर हो गया, उसके बाद क्या हुआ, डिस्पेंसिंग होगी फार्मेसी से, तो डिस्पेंसिंग की रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी। अब जब मेडिसिन डिस्पेंस हो गई, नर्स के पास आ गई, उस एरिया में आ गई हैं, तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा ना। तो ये जो स्टैंडर्ड है वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, राइट। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की क्या प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं, उन सब चीज़ों को गो थ्रू करके हमें अपना एक डिटेल्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाना है। क्लियर है? सो आपका मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिफाइंड पॉलिसी होगा बेस्ड ऑन दी गाइडलाइंस, डिफरेंट रिटन गाइडलाइंस हैं उसके बेसिस पर। अब मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम अपना पॉलिसी बनाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हम कंसीडर करेंगे, NABH के स्टैंडर्ड में बड़ा क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आती है क्वालिफिकेशन और ऑथराइजेशन। इट मीन्स मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, सबसे पहले हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो एज पर लॉ रजिस्टर्ड डॉक्टर, तो डॉक्टर की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एंड रजिस्टर्ड नर्स। जो भी आपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑथराइज किए हैं हॉस्पिटल में, वो आपकी पॉलिसी में डिफाइंड हो कि हमारे हॉस्पिटल में दीज आर दी कैंडिडेट्स और दीज आर दी पर्सनल स्टाफ जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑथराइज्ड है, तो उसका प्रिविलेज होगा। तो सबसे पहले हु कैन एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, सबसे पहली तो यही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नाउ मेडिसिन जब पेशेंट को देंगे तो उसका लेबलिंग होना जरूरी है। ठीक है, अब लेबलिंग की हमने डिफरेंट बात करी। जब हम बात कर रहे थे डिस्पेंसिंग में, तो वहाँ पर लेबल क्या करना था, पेशेंट जो मेडिसिन लेके जा रहा है, OPD से लेके जा रहा है, तो हमें मेडिसिन की अगर कट स्ट्रिप दे रहे हैं तो उस पर लेबल की बात हो रही थी कि उस पर डोज, आपका एक्सपायरी, वो सब चीज़ें मेंशन हो। लेकिन यहाँ पर लेबलिंग की बात हो रही है जो प्री लोडेड मेडिसिन्स हम प्रिपेयर करते हैं। सो जब हम प्रिपेयर करते हैं मेडिसिन या प्री लोड करके रखते हैं पेशेंट के लिए, या 2 ड्रग बनाते हैं, एक ड्रग को बना दिया, प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद सेकेंड ड्रग हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उस केस में भी हमें लेबलिंग करना होता है मेडिसिन का। अब लेबलिंग में क्या करेंगे, लेबलिंग में अगर किसी स्पेसिफिक पेशेंट के लिए है तो पेशेंट का नाम, UHID मेंशन करेंगे। जैसे आपकी ड्रिप है तो आप ड्रिप पे पेशेंट का नाम, UHID, किस रेट पर जाना है, @ क्या मेडिसिन उसमें इंजेक्ट किया है हमने, वो मेडिसिन का नाम है ना, कितना उसका डोज है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, या एक नॉर्मल मेडिसिन प्रिपेयर करके रखी हुई है, जैसे लेबर के केस में पहले से मेडिसिन लेबलिंग करके रखते हैं, एनेस्थीसिया के केस में, कीमो ड्रग्स के केस में। सो आपको मेडिसिन का डिटेल, डेट एंड टाइम ऑफ प्रिपरेशन ये मेंशन करना होगा। सो जैसे आपका इन्फ्यूजन पंप चलता है, तो इन्फ्यूजन पंप में क्या मेडिकेशन आपने इंजेक्ट किया है और किस रेट पर वो जाना है,
किस पेशेंट के लिए वो आप यूज कर रहे हैं, वो सब लेबलिंग में आता है। तो आपकी मेडिसिन लेबलिंग में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्लियर है? सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन में सबसे पहले हु विल एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा मेडिसिन का लेबलिंग का रिक्वायरमेंट है। नाउ किस पेशेंट को दवाई दी जा रही है तो उसका आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे पहले भी बता चुका हूं, पेशेंट का नाम और UHID। और ये भी मैं बात कर चुका हूं कि इफ़ यू यूज रिस्ट बैंड तो बेस्ट है कि आप ID बैंड यूज करें जिस पे पेशेंट का नाम UHID मेंशन होता है, तो उससे एरर होने के चांसेस कम होते हैं। सो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले, तो हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं एडमिनिस्टर करने से पहले, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन होने के साथ में वेरिफिकेशन होना जरूरी है। सो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। इट मीन्स यू हैव टू चेक कि मेडिसिन की क्या एक्सपायरी है एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले। मेडिसिन मेल्ट तो नहीं हो गई है, तो एनी मेल्टिंग, क्लम्पिंग, मिक्सअप हो रखा है मेडिसिन का, कंपाइल हो रखी है मेडिसिन, तो इस टाइप की चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। और अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकेशन ऑर्डर जो है, जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकेशन ऑर्डर बोलते हैं, अगर वो इनकम्प्लीट है, जैसे डोज मिसिंग है, उसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो उस चीज़ को भी वेरीफाई करना है आपको डॉक्टर से। अगर ये वर्बल है वेरिफिकेशन, तो आपको उसको भी नोट डाउन करना पड़ेगा। इट मीन्स यू मे हैव, आपके पास हो सकता है एक वर्बल ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन, आप एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं वर्बल ऑर्डर का। सो वर्बल ऑर्डर में क्या करने जा रहे हैं आप? वर्बल ऑर्डर में आपको रिकॉर्ड करना है अगर कोई भी मेडिकेशन का वेरिफिकेशन या कोई भी मेडिकेशन ऑर्डर आपने वर्बली लिया तो यू हैव टू नोट डाउन इन दैट। एंड जब वो डॉक्टर राउंड पर आए या जो भी डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल हैं, ड्यूटी डॉक्टर हैं, उनसे आपको वेरीफाई कराना है उसको, मेडिसिन को, तो सिग्नेचर भी लेना है विदिन 24 आवर्स, so that they can take the responsibility of that medication order। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, चेक करना है, कुछ उसमें डेफिशिएंसी है तो आपको उसको वेरीफाई करना है, इधर वर्बली अगर वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो, और फिजिकली यू हैव टू वेरीफाई। एंड यहीं पर अगर मैं बात करूं हाई रिस्क मेडिसिन अगर है कोई भी, तो सबसे पहले तो हाई रिस्क मेडिसिन की लिस्ट आपकी हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट स्टाफ को अवेयरनेस हो, उनकी ट्रेनिंग भी होना चाहिए कि हाई रिस्क मेडिसिन कौन कौन सी हैं। नाउ हाई रिस्क मेडिसिन है तो वेरिफिकेशन डबल होगा, 2 स्टाफ, ईदर डॉक्टर नर्स और नर्स इंडिविजुअली वेरीफाई करेंगे हाई रिस्क मेडिकेशंस का एडमिनिस्ट्रेशन। सो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन दे विल वेरीफाई ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कि डोज क्लियर है, उसकी रिक्वायरमेंट भी है कि नहीं है मेडिसिन देने की, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकते हैं, वो सब चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ेगा। देन हाई रिस्क मेडिकेशन के लिए भी आप क्या करेंगे? एक रजिस्टर मेंटेन करें, आपने वेरीफाई किया या नहीं किया, इसका प्रूफ क्या है। सो यू मे हैव अ हाई रिस्क ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्टर और चेक रजिस्टर, जिसमें आप पेशेंट की डिटेल्स लिखेंगे, ड्रग का डिटेल लिखेंगे, किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, कितना डोज प्रिस्क्राइब किया, किसने उसको
वेरीफाई किया और किसने उसको एडमिनिस्टर किया। सो दो स्टाफ उसको वेरीफाई करेंगे, जैसे मैंने बताया ये आप रिकॉर्ड करेंगे हाई रिस्क मेडिकेशन में। और इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है जो हमने सीओपी चैप्टर में पढ़ा था, वो है कि एम्पावर करना होगा नर्स को। अब एम्पावरमेंट की यहां क्या जरूरत है नर्स की? इसलिए ज़रूरत है कि जब नर्स उसको वेरीफाई कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे मेडिकेशंस को, तो अगर मेडिकेशन ऑर्डर में या प्रिस्क्रिप्शन में उनको कोई डेफिशिएंसी नज़र आती है तो उस डेफिशिएंसी को वो रिपोर्ट कर सकें, बता सकें। सो इस चीज़ के लिए एम्पावर करना होगा सो दैट एक तो डिटेल्स डेटा आ सके कि कोई एरर है, कोई डेफिशिएंसी है और उसको टाइमली करेक्ट भी किया जा सके और आगे फ्यूचर में वो वैसी मिस्टेक ना हो, गड़बड़ ना हो, उस चीज़ के लिए हम एक्शन ले सकें, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन टाइमली लिए जा सकें। तो नर्सिंग एम्पावरमेंट भी करना जरूरी है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, पेशेंट का नाम आइडेंटिफिकेशन हो गया, मेडिसिन का फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, वर्बल ऑर्डर की बात कर ली हमने, हाई रिस्क मेडिकेशंस के रिकॉर्ड की डॉक्यूमेंटेशन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे मेडिकेशंस में और बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट? सो मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हमें ध्यान रखना है उसका रूट से पहले भी हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। सो जब मेडिसिन आप वेरीफाई कर रहे हैं उससे पहले आप स्ट्रेंथ या जिसको हम डोज भी बोलते हैं, सो डोज वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि डोज क्या है मेडिसिन का, डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है। देन रूट क्या है या मेथड, जैसे आईवी देना है या आईएम देना है, इंट्रावेस्कुलर मेडिसिन देना है या इंट्रामस्कुलर मेडिसिन देना है, वो सब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, राइट? टाइम भी देखना पड़ेगा। टाइम मीन्स फ्रीक्वेंसी, मेडिसिन की क्या फ्रीक्वेंसी है, मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए टाइम को वेरीफाई करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी आपको लिखना पड़ेगा। और जो एडमिनिस्टर कर रहा है whoever the डॉक्टर और द नर्स, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनका डिफरेंट टाइम विथ डॉक्टर के सिग्नेचर या नर्स के साइन एंड एम्प्लॉय कोड या जो भी मैंने पैरामीटर बताए हैं, सिग्नेचर के साथ में नाम या एम्प्लॉय कोड आप मेंशन कर सकते हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से टाइम होगा, डेट होगा, किस में डेट में आपने वो मेडिसिन दिया और उसका एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड होगा। सो इसके लिए जो पिछले स्टैंडर्ड में हमने बात की थी कि एप्रोप्रिएट लोकेशन पर ही मेडिकेशंस को लिखा जाएगा, ड्रग ऑर्डर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड हो, उसको सिमिलर लोकेशन पर लिखा जाए तो एरर के चांसेस कम होते हैं। तो जैसे हमने बात की थी मेडिकेशन चार्ट की, तो मेडिकेशन चार्ट में बेसिकली डॉक्टर के द्वारा जो मेडिकेशन ऑर्डर की गई हैं वो डॉक्टर के साइन होंगे वहाँ पर। नर्स जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो नर्सिंग स्टाफ की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर टाइम, डेट, सिग्नेचर एंड एम्प्लॉय कोड मेंशन होंगे। क्लियर है? और जहाँ पर भी डाउट है उसको वेरीफाई किया जाएगा। सो डोज, रूट, टाइम एंड डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन में हमें मेंशन करना है। एडमिनिस्टर जो किया ना, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में आ गया कि हमने किस टाइम पर मेडिसिन दी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखने के अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो मेडिकेशन ऑर्डर है उस मेडिकेशन ऑर्डर पर डॉक्टर के साइन है या नहीं है। अगर मेडिकेशन ऑर्डर वर्बल है तो उसको आपको रीडबैक भी करना होगा। रीडबैक समझते हैं? हम आगे पीआरई चैप्टर में पढ़ेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है? सो रीडबैक होता है जनरली कि जो मेडिसिन डॉक्टर ने वर्बली दी, आपने उसको नोट डाउन किया
और उसको कंफर्म किया। क्लियर है? सो कंफर्म कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको मोबाइल नंबर बताया कि माय मोबाइल नंबर इज दिस, तो आपने उसको रिपीट कर दिया और मैंने उसको कंफर्म कर दिया कि यस आपने सही नोट डाउन किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रीड बैक पॉलिसी बोलते हैं। सो ये भी प्रोटोकॉल आपका होना चाहिए जब आप मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले वेरीफाई कर रहे हों। क्लियर है? चलिए, एक न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट भी आया है इसमें। न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट किस बारे में बात कर रहा है? मेजर्स टू अवॉइड कैथेटर ट्यूबिंग मिसकनेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ऐड किया गया है 5th एडिशन में, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा अच्छे से ज़रूरी है। इट मीन्स मेजर्स मीन्स मेथड, प्रोटोकॉल्स आपने सेट किए हुए हैं। सो सबसे पहले स्टाफ को अवेयरनेस कराना है, ट्रेनिंग देना है इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर। चेकलिस्ट भी यूज करना है कि वेदर दिस प्रोटोकॉल वट एवर वी हैव मेड द पॉलिसी, वट एवर द मेजर्स वी हैव टेकन आर बीइंग फॉलोड अप और नॉट। प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही रखना है। इसके लिए आप गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं। JCI की गाइडलाइन है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, इसकी गाइडलाइंस है मेजर्स टू अवॉइड कैथेटर ट्यूबिंग एंड मिसकनेक्शन। सो उसका आप गाइडलाइन फॉलो करके अपना एक चेकलिस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें किस बारे में बात हो रही है वो समझिए आप। इसमें बात हो रही है कि इनएडवर्टेंट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को अवॉइड किया जा सके। अब कैसे करेंगे? इनएप्रोप्रिएट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, इनएडवर्टेंट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, उस चीज़ को हमें क्या करना है? अवॉइड करना है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? इस चीज़ का ध्यान रखना है। IV एक्सटेंशन के थ्रू आपकी ड्रेन्स, इरिगेशन, सेंट्रल लाइन और एक्सटेंशन ऑफ एटर्नल फीडिंग ट्यूब, ये नहीं होना चाहिए। मीन्स आपकी IV एक्सटेंशन को आपको यूज नहीं करना है ड्रेन्स के लिए, इरिगेशन के लिए, एपिड्यूरल्स के लिए यूज नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसको थोड़ा हम न्यू स्टैंडर्ड है तो इसको एक एक पॉइंट को इसको अच्छे से कवर करेंगे। सो मेजर्स टू अवॉइड कैथेटर ट्यूबिंग मिसकनेक्शन। तो एक तो हमने बात कर ली कि जो हमारा IV ट्यूब्स हैं उसके एक्सटेंशन में हम एपिड्यूरल, ड्रेन्स, इरिगेशन, सेंट्रल लाइन और एटर्नल फीडिंग ट्यूब, इसको आप अवॉइड करेंगे, इसमें एक्सटेंशन नहीं करेंगे। एंड जो हमारे पेशेंट्स की जो ट्यूबिंग है
डिफरेंट डिफरेंट जो डिसिमिलर हैं, जो ट्यूबिंग सिमिलर नहीं है फंक्शनैलिटी के बेसिस पर, सो डिफरेंट फंक्शनैलिटी के बेसिस पर जो सिमिलर ट्यूब्स नहीं हैं वो एक दूसरे से अवे रहेंगी, मतलब एक ट्यूब दूसरे ट्यूब से दूर रखना है क्योंकि उनकी फंक्शनैलिटी डिसिमिलर है, सिमिलर नहीं है, तो कोई मिस्टेक ना हो इसलिए उसको अवे रखना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा स्टाफ को। देन इस चीज़ का केयर रखने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भी स्टाफ कोई कनेक्शन, रिकनेक्शन या कोई मेडिकेशन या सॉल्यूशन या अदर प्रोडक्ट्स एडमिनिस्टर कर रहे हो, जब तो स्टाफ को क्या करना है, ओरिजिन से लेके उस ट्यूब की ओरिजिन से लेके कनेक्शन पोर्ट तक उसको फिजिकली वेरीफाई करना है, चेक करना है। कनेक्शन करने से, रिकनेक्शन पहले करने से पहले या कोई एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले मेडिकेशन, सॉल्यूशन या कोई अदर प्रोडक्ट्स, इस चीज़ को भी स्टाफ को वेरीफाई करना है, अच्छे से फिजिकली चेक करना है जिससे कि कोई मिक्सअप ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब ये दूर दूर रखना है ट्यूब को, देन ट्यूब को चेक भी करना है कनेक्शन या रिकनेक्शन या कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले। सो इस मेडिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए आप चेकलिस्ट भी डेवलप कर सकते हैं और स्टाफ को अवेयरनेस तो कराना ही कराना। तो ये नया स्टैंडर्ड है जिसमें ट्यूबिंग मिसकनेक्शंस के बारे में बताया गया है। एंड अगेन अगर कुछ डेफिशिएंसी है तो उसमें एक्शन लेना है, वेरीफाई करना है, डॉक्टर से बात करना है। देन इसमें स्टैंडर्ड में ये भी बात की गई है कि अगर आपका हॉस्पिटल अलाउ करता है पेशेंट का सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिसी है तो इसमें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात की गई है कि क्या आपके हॉस्पिटल में अलाउड है कि जो मेडिसिन पेशेंट्स पहले से ले रहा है, मान लीजिए जैसे इंसुलिन है, तो विल यू अलाउ कि पेशेंट वो मेडिसिन खुद ले सकता है। अगर आप अलाउ भी कर रहे हैं तो इसका आपका प्रॉपर पॉलिसी होगा कि किन पैरामीटर्स को आप ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्जांपल टाइमली रिमाइंड कराना पेशेंट को कि इसकी क्या फ्रीक्वेंसी, उस टाइम पर वो मेडिसिन ले, इसका प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। देन इसके अलावा इसको हम बोलते हैं सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। इसके अलावा मेडिसिन ब्राउट बाय पेशेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अलाउड और नॉट अलाउड। अगेन इसका भी आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी होना चाहिए कि आप बाहर से अगर पेशेंट मेडिकेशन लेके आता है, एक तो मेडिसिन वो हो सकती है जो उसकी रेगुलर चल रही है मेडिसिन, मान लीजिए कि पेशेंट बीपी की मेडिसिन लेता है रेगुलर बेसिस पे, तो वो मेडिसिन लेके आता है, विल यू अलाउ दोज मेडिकेशंस? वो मेडिकेशन को पेशेंट खुद ले सकता है या आप देंगे, ये भी पॉलिसी होना चाहिए। अगर आप अलाउ करेंगे, या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है बाहर से लाने का, पेशेंट बोलता है कि आपकी फार्मेसी से तो मुझे समझ में नहीं आता, मेरे नोन टू हैं एक, मैं वहाँ से मेडिसिन लेके आ जाता हूँ, मुझे वहाँ से सस्ती पड़ती हैं दवाइयाँ, कुछ भी एक्सक्यूज हो सकता है। तो क्या आप उन मेडिसिन को अलाउ करेंगे बाहर से लाने के लिए? अगर आप अलाउ करेंगे तो आपको वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसका बैच नंबर, एक्सपायरी, डोज, स्ट्रेंथ एंड मेडिसिन का नेम जो कि जेनरिक नेम से मैच करे। वो सब पैरामीटर्स आपको अपनी पॉलिसी में डालना पड़ेगा इफ़ यू आर अलाउंग
पेशेंट को अलाउ कर रहे हैं बाहर से मेडिकेशन लाने के लिए तो, और अगर आप नहीं अलाउ कर रहे हैं तो वो भी आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे अपनी पॉलिसी में कि मेडिसिन ब्राउट फ्रॉम आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से जो आप मेडिसिन लेके आएंगे हम उनको अलाउ नहीं करेंगे। हमारे हॉस्पिटल में, हमारे सेंटर में जो मेडिसिन हैं वही आप मेडिसिन यूज करेंगे यहाँ पर, बाकी बाहर से मेडिसिन यहाँ पर हम अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि यू नेवर नो कि क्या वो एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे रखी गई है, नहीं रखी गई है मेडिसिन, तो कोल्ड चेन मेंटेन्ड है या नहीं है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यू मे से कि हमें नहीं पता बाहर से जो मेडिसिन आ रही है वो इफेक्टिवली काम करेगी या नहीं करेगी। सो इफेक्टिवनेस को देखते हुए आपको अपना पॉलिसी डेवलप करना है, पॉलिसी को डॉक्यूमेंट करना है, राइट। अब मैं थोड़ा सा एडिशनल आपको यहां पर बताना चाहूंगा। सो जो हमने अभी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले बात की थी मोटा मोटा, वो मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूं। सो उसमें हमने बात की थी राइट पेशेंट, हमको चेक करना है कि पेशेंट को जिसको मेडिसिन दी जा रही है ये वही है या नहीं है। राइट ड्रग, हमने इसकी बात की थी। राइट डोज या स्ट्रेंथ, इसके वेरिफिकेशन की बात की थी हमने। राइट मेथड या रूट भी बोल सकते हैं आप, IVIM, हमने इसकी बात की थी। राइट टाइम एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन। इसको जनरली मेडिकेशन राइट्स भी बोलते हैं। तो जो हम मेडिकेशन का वेरिफिकेशन करते हैं, सो NABH के स्टैंडर्ड्स में इसको मेडिकेशन, ये 6 राइट्स हैं, 6 आवर्स भी बोलते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में, 6 आवर्स ऑफ मेडिकेशन। इसके अलावा अभी 5th एडिशन में बात किए गए कि आपको 10 राइट्स मेडिकेशन के फॉलो करने हैं। तो वो 10 राइट्स क्या है वो मैं आपको आगे बता देता हूं। सो दीज आर द 6 राइट्स। राइट एजुकेशन टू पेशेंट, मीन्स पेशेंट को आपको एजुकेट करना होगा मेडिसिन के बारे में, क्लियर है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर उसको कोई उससे साइड इफेक्ट नजर आ रहा है तो वो रिपोर्ट कर सकता है, ये सब आपको एजुकेट करना होगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एडेड इन द मेडिकेशन राइट्स। देन राइट असेसमेंट। सो राइट असेसमेंट भी है आपका, आपको असेस करना है मेडिसिन का रियल में रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके क्या कॉन्ट्रा इंट्रोडिक्शन हो सकते हैं। राइट टू रिफ्यूजल भी है, मीन्स पेशेंट कैन रिफ्यूज द मेडिकेशन, ये भी उसका राइट है, तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है। एंड राइट इवेल्युएशन। सो इवेल्युएशन में क्या करते हैं जनरली, उस मेडिसिन का जो यूज है, जो पर्पज है, क्या वो पर्पज सॉल्व हो पा रहा है, पेशेंट को उससे फायदा हो रहा है मेडिकेशन का, कहीं रिएक्शन तो नहीं हो रहा उस मेडिसिन से, उस चीज को इवेल्युएट करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो बेसिकली ये आपके 10 आवर्स ऑफ मेडिकेशन भी कहलाते हैं। सो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन आपको इवेल्युएट भी करना होता है। दिस इज कॉल्ड मेडिकेशन राइट्स। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेडिकेशन का टाइमिंग है देने का, इसके लिए आप ISMP की गाइडलाइंस
फॉलो कर सकते हैं। ISMP की गाइडलाइन जो है इसके बारे में मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ, इसकी फुल फॉर्म भी बता चुका हूँ, इसकी वेबसाइट भी बता चुका हूँ, आप वहाँ पर जाइए। एंड एक्यूट केयर गाइडलाइंस फॉर टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। आप ये गाइडलाइंस फॉलो करिए क्योंकि वहां पर क्लासिफिकेशन किया गया है। किस चीज का क्लासिफिकेशन किया गया इन गाइडलाइंस में? टाइमली क्रिटिकल एंड नॉन टाइम क्रिटिकल। टाइम क्रिटिकल एंड नॉन टाइम क्रिटिकल का क्या मतलब है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल तो आप गाइडलाइंस में जाके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। बट टाइम क्रिटिकल का मतलब ये है कि जो मेडिसिन आपको डॉक्टर ने फ्रीक्वेंसी बताई है, उस फ्रीक्वेंसी उस टाइम से अगर आप आधा घंटे 30 मिनट से ज़्यादा डिले अगर हो गया तो उसके जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट हैं, वो डेंजरस हो सकते हैं, मेजर प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, या जो पर्पज है, जो हमें रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट आपको अचीव नहीं होगा, नहीं मिलेगा। तो उन मेडिकेशंस को आप टाइम क्रिटिकल में रख सकते हैं। तो यू मे डेवलप अ पॉलिसी ऑन दिस एज वेल बेस्ड ऑन द ISMP गाइडलाइन। आप अपनी पॉलिसी डेवलप कीजिए कि आपके हॉस्पिटल में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो टाइम क्रिटिकल की कैटेगरी में आती हैं। आप उनको क्लासिफाई कर लीजिए कि ये मेडिसिन तो जो टाइम लिखा हुआ है उस टाइम पर ही देनी पड़ेंगी, उसको आप डिले नहीं कर सकते हैं। नॉन टाइम क्रिटिकल वो मेडिकेशन है जिसको 1 या 2 घंटे आपने बाय मिस्टेक डिले कर भी दिया तो कोई ज़्यादा रिएक्शन, प्रॉब्लम, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने वाले हैं। तो इस कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए ही ये गाइडलाइन है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है टाइम क्रिटिकल मेडिकेशन एंड नॉन टाइम क्रिटिकल मेडिकेशंस। सो यू हैव टू मेक अ पॉलिसी ऑन दिस एज वेल। क्लियर है? आप गाइडलाइंस पढ़ेंगे, आपको बहुत डिटेल में इसके क्लियरली बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, कौन सी मेडिसिन को आप कहाँ किस कैटेगरी में यूज कर सकते हैं, किस कैटेगरी में आप रख सकते हैं। क्लियर है? कुछ नया मिला सीखने को क्लास में? यस। तो मेरा एस्पेक्ट यही है, मेरा पर्पज यही है कि जो भी मैं स्टैंडर्ड पढ़ाऊं उसमें डिटेल्ड में आपको एक एक गाइडलाइंस, रेफरेंस भी अगर कुछ दिया हो तो उस रेफरेंस में भी किस बारे में बात हो रही है, जो शायद आपको बुक में भी नहीं मिलेगा डिटेल्ड में, लेकिन उसने रेफरेंस दिया हुआ है तो उस रेफरेंस में क्या मेंशन्ड है, क्या बातों को आप ध्यान रख सकते हैं अपनी पॉलिसी जब बना रहे हैं तो आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी बनेगी। इसलिए गाइडलाइंस जरूर फॉलो करें। बुक में गाइडलाइंस लिखी हुई है, जनरली लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है बस उतना ही फॉलो कर लेते हैं। उससे आपकी पॉलिसी बनेगी तो, लेकिन अच्छी नहीं बनेगी। तो अच्छी पॉलिसी बनानी है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज़ मेडिकेशन एरर, अगर किसी स्टाफ ने 4 घंटे मेडिसिन लेट दी, 1 घंटे लेट दी, तो आप बता ही नहीं पाओगे 1 घंटे लेट दी तो वो मेडिकेशन एरर में काउंट होगी या नहीं होगी। तो आपकी पॉलिसी होगी कि मेडिकेशन एरर में हम काउंट कर सकते हैं उसको अगर वो क्रिटिकल टाइम वाली मेडिकेशन है और 1 घंटे बाद दी तो डेफिनेटली वो मेडिकेशन एरर हो गया। नॉन क्रिटिकल मेडिकेशन है तो आप कह सकते हैं कि हमने अलाउ किया हुआ है कि अगर 1 घंटे प्लस माइनस हो भी जाए तो वो मेडिकेशन एरर नहीं माना जाता। सो यू हैव टू मेक योर पॉलिसी रोबस्ट। सो इस स्टैंडर्ड में जो हमने मेडिकेशन की राइट्स की बात की थी, तो कितने राइट्स की बात की थी वो तो समझ गए ना आप, 10 आवर्स। उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन का मैंने स्टैंडर्ड आपको बताया था उसमें एक एस्पेक्ट और भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप समझ लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन में डेफिनेटली टाइम लिखना है, जैसे मैंने बताया आपको किस टाइम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करी, नर्स का साइन और फ्रीक्वेंसी वगैरह वो सब तो मेंशन होगा ही।
एक और एस्पेक्ट ये भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपके पास मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की गई है वो ए है, लेकिन आपके पास उसका सब्स्टिट्यूट बी अवेलेबल था। हाउएवर जेनरिकली वो सेम ही मेडिसिन थी। अभी मैंने जो जेनरिक मेडिसिन की बात की थी, तो जेनरिक से मुझे याद आया कि डॉक्यूमेंटेशन में ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो ए मेडिसिन की जगह अगर हम बी मेडिसिन हमारे दी गई पेशेंट को एडमिनिस्टर की, तो हम बी का ही डॉक्यूमेंट करेंगे, ए नहीं लिखेंगे। प्रिस्क्रिप्शन में ए थी, लेकिन आपने बी एडमिनिस्टर की है तो आपको बी लिखना पड़ेगा, ना कि ए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें यह है कि मान लीजिए 500 mg PCM प्रिस्क्राइब की गई है, लेकिन आपके पास अवेलेबल थी 250 mg, तो आपने 250 mg के 2 मेडिसिन दिए हैं, तो आप यही डॉक्यूमेंट करेंगे। या फिर मान लीजिए 250 mg देना था, ये प्रिस्क्राइब किया गया था, और आपके पास 500 mg है स्ट्रेंथ उसकी, तो आपने इसका 1/2 हाफ दिया है मेडिकेशन। तो आप अपने जो रिकॉर्ड बनाएंगे, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिकॉर्ड बनाएंगे, उसमें वही मेंशन करेंगे 500 mg हाफ टैबलेट गिवन। क्लियर है? इस चीज़ का भी मेडिकेशन डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान रखना पड़ता है। ये सारे एस्पेक्ट हैं इस स्टैंडर्ड में। क्लियर है? चलिए।